हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी ट्रेड 2026 के अंतर्गत सीडीपी की हमारी दूसरी क्लास है और इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। ऑप्शन बी है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन सी है छात्रों को के अभिभावकों को सूचित करना। या फिर ऑप्शन डी है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। इसमें से क्या होगा जिससे कक्षा में अनुशासन बनाए रखा जा सके? तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है। शिक्षण को क्या करें? रोचक एवं व्यवहारिक बना दें। तो बच्चे क्या करेंगे? क्लास में इंटरेस्ट लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और फिर अनुशासनहीनता की समस्या भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप, यहाँ पे आपको क्या है? भरना है। तो कह रहा है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो कैसे होते हैं शैशवावस्था में? देखिए, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, सर्वेगात्मक। तो कैसा होता है? तो बात करें शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? मूल प्रवृत्ति पर। क्योंकि देखिए शैशवावस्था जो होती है बहुत ही बच्चा जो भी पैदा होता है उस टाइम की अवस्था होती है और उस समय बच्चा अपनी जो भी मूल प्रवृत्ति होती है उसी के आधार पर व्यवहार करता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो किस क्षेत्र में स्पेशल उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। ऑप्शन सी है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर समेकित शिक्षा दी जा रही है तो वहाँ पे शिक्षकों को ट्रेनिंग करने के लिए ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी पहचान और उनको शिक्षण कैसे दिया जाए इस बात की उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? किसके लिए? अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए बच्चों के, इसमें से कौन सा एक ऐसी युक्ति है जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन ए छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। तो छात्रों में आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तो स्थापित करते हैं, तो ये तो सही होगा। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी सही होगा। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, और ऑप्शन डी है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम की विधियों का अनुप्रयोग करना। तो एक्टिविटीज़ तो करवाएंगे, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? यानी कि बुद्धि है और सृजनात्मकता है, उनमें कैसा सहसंबंध पाया जाता है? तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या उपयुक्त सभी। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है? ऑप्शन क्या है? ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है। देखिए, सृजनशीलता क्या होता है? यह मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझ व्यक्त करता है। सीधी सी बात है कि यह सृजनात्मकता समझ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करता है। ठीक है। और बुद्धि सृजनात्मकता में क्या होता है? धनात्मक सहसंबंध होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठवें प्रश्न को। छठवां प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जाने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, या फिर विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। अगर बच्चा कोई कुमार्ग पर है, अब उसको सही रास्ते पर लाने के लिए क्या करना होगा? तो भाई अगर वो बच्चा कुमार्ग पर है तो यानी कि उसका जो है पीयर ग्रुप भी क्या है, उसका जो साथी समूह है वो भी खराब है। तो इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को हमें बदलना पड़ेगा, तभी वो बच्चा क्या होगा? सही स्थिति में सही सुधार हो पाएगा उसमें। सातवां प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का इनमें से किससे संबंधित है? तो देखते हैं,
परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या परिणाम से। देखिए विकास का संबंध किससे है? परिपक्वता से। तो उद्दीपन का संबंध किससे हो जाएगा? प्रतिक्रिया से। किससे? प्रतिक्रिया से उद्दीपन का संबंध होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। देखते हैं 8वां प्रश्न। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा विकास, भाषा विकास में तो नॉम चॉम्स्की है। कौन है? नॉम चॉम्स्की। ज्ञानात्मक विकास, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। नैतिक विकास कोहल वर्ग का होता है। सामाजिक विकास, तो पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए पियाजे को जाना जाता है। 12वां प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? तो बच्चों के सामाजिक विकास में जो है किसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है? तो देख लेते हैं किसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में। खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या फिर संचार माध्यम का? सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्व होता है बच्चों के सामाजिक विकास में किसका? खेल का। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? देखते हैं कि भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। तो भाटिया बैटरी का किस पे प्रयोग किया था इसने? बुद्धि पर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। भाटिया बैटरी ने बुद्धि परीक्षण दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। ये भी याद रखिएगा कि 1953 में भाटिया बैटरी परीक्षण को किया गया था। देखिए अब बात करें अगर कि बुद्धि परीक्षण के निर्माण का कार्य 1922 में C.H. राइस द्वारा और बीने परीक्षण 1905 में किया गया था। बीने परीक्षण पूछता है ना बुद्धि पर था ये, तो बीने परीक्षण 1905 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न में से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? तो देखते हैं कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। नियमित जीवन, संलग्न और परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। 20वां प्रश्न है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? यानी कि जो अधिगम क्षमता है वो किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण या शिक्षा या राष्ट्रीयता से? तो अधिगम क्षमता जो है राष्ट्रीयता से, इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? कि किसने जो है बच्चों के अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो किसने महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक है, पाउलो स्किनर, इन तीनों ने दिया है। गुथरी ने, इंपॉर्टेंट है, गुथरी ने जो है पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। 22वां प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो किसने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या फिर रॉस? किसने कहा है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, वुडवर्थ का। देखिए जो ये परिभाषाएं हैं, कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सुपर टेट के लिए, इसलिए इन सबको आप मन करे तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं वुडवर्थ ने क्या कहा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, बहुत बार पूछा गया है इसको। पीटी युंग ने कहा है संवेग व्यक्ति की क्या है? तीव्र उपद्रव है। कीवर्ड से याद करिएगा। और वुडवर्थ ने क्या कहा? एक और परिभाषा दिया वुडवर्थ ने, संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेग में आने की स्थिति है। ठीक है, 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 23वां प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है? तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन? तो क्या है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन? इवोल्यूशन का मतलब है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। किसका मूल्यांकन किया जाता है? तो ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। 24वां प्रश्न है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है? तो किस स्टेज में बच्चा जो है अपने साथी की संगत को पसंद करता है? किशोरावस्था,
पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर शैशव अवस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जो है अपने माता पिता के साय से बाहर निकल कर वो क्या करता है, अपने साथी समूह में आता है और यहाँ पे खेलना पसंद करता है। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न हमारा है, सीखने का प्रारंभिक मूलभूत नियम है संबंधित, यानी कि सीखने की जो प्रारंभिक मूलभूत नियम है वह किससे संबंधित है। तो देखते हैं किससे संबंधित है, अभ्यास के कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो। किससे संबंधित है, तत्परता से संबंधित है। 26वां प्रश्न देखिए, इसमें एक स्किनर का एक कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम क्या है, तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। कि नोट्स बनाते जाइएगा और कीवर्ड्स के रूप में इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। तो अधिगम क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देखते हैं, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष की 9 से 12 वर्ष की अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था। और मानसिक परिपक्वता कहाँ पे सबसे ज़्यादा आती है, इनकी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना, यह किशोरा एडोलसेंस जो किशोरावस्था। स्टेनली हॉल ने क्या कहा है, तनाव तूफान की अवस्था इस स्टेज को कहा। देखिए आगे भी क्या कोटेशन कि स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है, बढ़े हुए संघर्ष, तनाव तूफान की और विरोध की अवस्था कहा है, ठीक है। स्टेनली हॉल का ये कोटेशन बहुत बार पूछा गया है। 27वां प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अनुकरण है, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता, उपयुक्त सभी। आप यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी हैं जो सीखने की प्रक्रिया को ये प्रभावित करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने एक्सप्लेनेशन लिया है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कितने कारक, यह 11 कारक आप याद रख लीजिए। टेट से लगा करके आपको सुपर टेट तक यहाँ से आपको क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे। कौन कौन से कारक हैं, पूर्व अधिगम है, विषय वस्तु है, सीखने की विधि है, वातावरण है, अधिगम की इच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य में परिपक्वता है, मानसिक स्वास्थ्य है, थकान है, थकान पूछा गया, मानसिक स्वास्थ्य पूछा गया, अभिप्रेरणा, प्रशिक्षण, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, निंदा, ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस परीक्षाओं में। देखिए 28वां प्रश्न हमारा है, 28वां प्रश्न है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो प्रेरणा किस रूप में उपयोगी होता है सीखने में। देखिए, बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा और भर्त्सना, ये सभी। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 29वां जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है। देखिए कोटेशन है क्रो एंड क्रो और सिम्पसन का। तो प्रेरणा हमारी आवश्यकताओं से उत्पन्न ऊर्जा है जो व्यवहार को दिशा व उद्देश्य देती है, ठीक है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। इनमें से किससे शिशु के अधिगम को सहायता, अधिगम मतलब सीखना। अब इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिससे बच्चा सीख नहीं सकता है। अनुकरण है, अभिप्रेरणा है, स्कूल का बस्ता है और पुरस्कार है। अनुकरण से यानी कि नकल करके सीखेगा, अभिप्रेरित होकर भी सीखेगा, पुरस्कार दंड से भी सीखता है, लेकिन स्कूल का बस्ता से बच्चा सीखेगा नहीं, ठीक है। स्कूल के बस्ते से क्या सीखेगा, कुछ नहीं। 30वां प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, यानी कि कब बच्चा जो है स्व केंद्रित होता है। तो देखते हैं, जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। तो कौन सी ऐसी अवस्था होती है जो बच्चा क्या होता है, स्व केंद्रित होता है। तो यह ऑप्शन बी राइट आंसर है। 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है बच्चा की स्व केंद्रित अवस्था होती है। ये थे हमारे टॉप 30 CDP क्वेश्चन। आप बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लास के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।